चलो बच्चों, तो ठीक है, लास्ट डे हम लोगों ने एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूब इनके बारे में हम लोगों ने ये निकाला था, उनका रिलेशंस बिटवीन ए एंड आर निकाला था। साथ साथ हम लोगों ने ये भी निकाला था उनका पैकिंग इफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शंस, ये सब निकाला था, है ना। तो ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने का कोशिश करते हैं ना। क्वेश्चंस करने का मतलब जो स्टोइचोमेट्रिक क्वेश्चंस होता है, जो इंपेरिकल फॉर्मूला वाला क्वेश्चंस होता है, उनको करने का कोशिश करेंगे। आया समझ में? ठीक है, तो लास्ट डे हम लोगों ने वो सब कर लिया, रिलेशन बिटवीन निकाल दिया, ये सब निकाल दिया। तो फिलहाल अभी क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में अपने को एक चीज क्वेश्चन करने से पहले एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा। एक चीज नोट डाल के कॉपी में लिख लो या दिमाग में चिपका लो। एक चीज नोट डाल के लिख लो कि इन सॉलिड स्टेट में जो हम लोगों ने एफसीसी के बारे में बात किया था, जो एफसीसी इज इक्वल टू HCP and is also equal to CCP. HCP is equal to FCC is equal to CCP in terms of Z. In terms of Z. In terms of Z का मतलब क्या था? बोलो 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 बोलो। Z का मतलब क्या था? एटम्स पर यूनिट सेल। Z का मतलब क्या था? एटम्स पर यूनिट सेल। एक यूनिट सेल के अंदर कितना एटम आ रहा था, वो बोल रहा था मुझे Z। तो एटम्स इन टर्म्स ऑफ Z का मतलब होगा कि एफसीसी में जो Z का वैल्यू है, एफसीसी में जो Z का वैल्यू कितना आता है, 4 आता है। तो एचसीपी में भी आपको क्या कंसीडर करना है? 4 कंसीडर करना है। और सीसीपी में मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा? 4 कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन टर्म्स ऑफ Z का मतलब कि यहाँ पे जो इसका जो Z वैल्यू होगा, इसका भी उतना ही Z वैल्यू होगा और इसका भी उतना ही Z वैल्यू होगा। मुझे ये एजम्पशन करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले नोट डाल के अपने को ये पता कर लेना है फटाफट। ठीक है ना? तो बच्चों हो गया, पता कर लिया, नोट डाल लिया, कॉपी में लिख लिया, है ना। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ Z उसमें मुझे क्या पता करना था? इन टर्म्स ऑफ Z में मुझे Z का मतलब क्या होता है? एटम्स पर यूनिट सेल। Z का मतलब क्या होता है? बोलो, एटम्स पर यूनिट सेल। तो एटम्स पर यूनिट सेल का मतलब हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस कर लिया था। अपने को ये भी पता है कि बीसीसी में, इतनी भी पता है कि बीसीसी में Z का वैल्यू कितना आ रहा था? बोलो 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 बोलो, कितना आ रहा था? 2 आ रहा था। बहुत अच्छा। तो सिंपल क्यूब में Z का वैल्यू कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। और एफसीसी में तो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है कि Z का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। साथ साथ अपने को ये भी इंफॉर्मेशन मिल गया कि एचसीपी में Z का वैल्यू भी 4 होता है और सीसीपी में भी Z का वैल्यू कितना आता है? 4 होता है। तो अपने को ये पता चल गया। तो ये नोट नंबर 1 अपने को पता चल गया। ये अपने को इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना पड़ेगा क्वेश्चंस करने से पहले। नेक्स्ट हम लोग नोट बनाते हैं। नेक्स्ट जो अपना नोट होगा, उस नोट में अपने को एक नया चीज सीखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्या सीखने को मिलेगा? टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड अभी हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे, बस क्वेश्चंस के लिए। बाद में हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्वेश्चंस करना है, उस वजह से अपने को टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में पता करना पड़ेगा। तो टेट्रा वर्ड से अपने को समझ में आता है कि 4। यहाँ पे जो भी बात करेंगे यार, 4 के बारे में बात करेंगे। टेट्रा का मतलब 4। तो यहाँ पे जो भी बात करेंगे हम लोग 4 के रिलेटेड बात करेंगे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड का मतलब सबको पता है कितना है? नल होता है। वॉइड का मतलब नल। खाली जगह को मैं वॉइड बोल सकता हूँ, है ना। खाली जगह को मैं क्या बोल सकता हूँ? वर्ड बोल सकता हूँ। और टेट्राहेड्रल वॉइड, इससे अपने को ये समझ में आ जाता है कि जो भी रिलेटेड यहाँ पे वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड, उसमें क्या होना पड़ेगा कि 4 रिलेटेड, 4 एटम, 4 स्पेयर, 4 कुछ भी मिलके एक खाली स्पेस बन रहा है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ? टेट्राहेड्रल वॉइड में। फिर से रिपीट करता हूँ, 4 चीज मिलके, 4 सॉलिड हो सकता है, 4 एटम्स हो सकता है, 4 स्पेयर हो सकता है, जो भी होगा 4 रिलेटेड होगा, और वो 4 मिलके, चारों का कॉम्बिनेशन से एक खाली स्पेस बनता है। उस खाली स्पेस को मैं क्या बोलता हूँ? वर्ड बोलता हूँ। उस खाली स्पेस को मैं क्या बोलूंगा? वर्ड बोलूंगा। तो इतना तो अपने को पता चल गया, है ना। तो टेट्राहेड्रल वर्ड का मैं शॉर्टली डिफिनेशन ये बता देता हूँ। 4 स्पेयर फॉर्मिंग ए वर्ड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वर्ड। 4 स्पेयर फॉर्मिंग ए वर्ड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वर्ड। तो 4 स्पेयर, 4 स्पेयर की वजह से अगर कोई वर्ड निकलता है तो मैं उसको बोलता हूँ tetrahedral words. 4 pair forming a void is known as TB. is known as TB. TB का मतलब tetrahedral word. TB का मतलब tetrahedral word, है ना। सिमिलर हुए यहाँ पे अगर ऑक्टाहेड्रल वर्ड के बारे में बात करेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है अपना 6 pair forming a void
is known as 6 pair forming a void is known as octahedral void। तो ये अपने को पता चल गया कि 4 पेयर के वजह से अगर कोई void मिलता है तो उस void को मैं बोलता हूँ टेट्राहेड्रल void, और 6 पेयर के वजह से अगर कोई void मिलेगा तो मैं उसको बोलूंगा ऑक्टाहेड्रल void। तो अपने को टेट्राहेड्रल void और ऑक्टाहेड्रल void दोनों पता चल गया। तो टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल अगर मुझे पता चल जाता है तो अभी मुझे निकालना पड़ेगा ना टेट्राहेड्रल void और ऑक्टाहेड्रल void के बीच में रिलेशन क्या है। अगर मुझे रिलेशन पता चलेगा तभी मैं निकाल सकता हूँ इन दोनों का जो क्वेश्चंस होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से जो क्वेश्चंस बनेगा उनको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल void और ऑक्टाहेड्रल void में रिलेशन पता करने के लिए पहले तो मुझे ये चीज पता करना पड़ेगा कि यार z के साथ इनका क्या रिलेशन होता है। मतलब अपने को ये पता है कि नोट डाल के लिख लो, अगर जिस दिमाग में लिखना है वो भी लिख सकता है और दिमाग में चिपका सकता है ना। ये होता है कि टेट्राहेड्रल void is equal to twice of z, टेट्राहेड्रल void is equal to twice of z। मतलब एक सॉलिड यूनिट सेल के अंदर अगर z का वैल्यू 2 होगा तो उस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल void कितना मिलेगा यार, बोलो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, क्योंकि 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो टेट्राहेड्रल void is equal to 2 multiply z, उससे अपने को मिलता है टेट्राहेड्रल void। दैट इज टेट्राहेड्रल void is the twice of z, टेट्राहेड्रल void is the twice of z। तो ऑक्टाहेड्रल void क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल void is equal to z। मतलब अगर एक यूनिट सेल में z का वैल्यू 1 आएगा तो उसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। अगर एक z का वैल्यू 2 आता है तो ऑक्टाहेड्रल void कितना आएगा, 2 आएगा। अगर किसी यूनिट सेल का z का वैल्यू 4 आता है तो ऑक्टाहेड्रल void कितना आएगा, 4 आएगा। अच्छा, अगर एक यूनिट सेल में z का वैल्यू 1 आता है तो ये तो पता चल गया कि उसमें ऑक्टाहेड्रल void कितना होगा, 1 होगा। और तो उसमें टेट्राहेड्रल void अगर पूछता है टेट्राहेड्रल void कितना है तो टेट्राहेड्रल void कितना होगा, z का वैल्यू 1, ऑक्टाहेड्रल void भी 1, z का वैल्यू 1, ऑक्टाहेड्रल void टेट्राहेड्रल void कितना आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना बच्चों। अच्छा, तो ये तो अपने को पता चल गया। तो इन दोनों का रिलेशन से अपने को इन दोनों का आपस में रिलेशन समझ में आ रहा है, अरे बोलो यार, आ रहा है समझ में, हाँ आ रहा है तो बहुत अच्छा है। तो टेट्राहेड्रल void इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई ऑक्टाहेड्रल void होगा। तो रिलेशन समझ में आ गया कि एक यूनिट सेल में अगर टेट्राहेड्रल void 1 होता है तो ऑक्टाहेड्रल एक, अगर एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल void अगर 2 होगा तो ऑक्टाहेड्रल void कितना आएगा, 1 आएगा। समझ में आ रहा है। अगर किसी यूनिट सेल का ऑक्टाहेड्रल void 4 होता है तो उसका टेट्राहेड्रल void कितना होगा, 8 होगा। ये आगे समझ में। अगर अपने को ये दोनों नोट समझ में आता है और इनको मैंने कॉपी में अच्छे से लिख लिया, दिमाग में अच्छे से चिपका लिया, तो जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इन ए सॉलिड, एक सॉलिड के बारे में बोल रहा है, इन ए सॉलिड ए बी, इन ए सॉलिड ए बी इन व्हिच, in a solid AB in which A atoms at the corner, A atoms कहाँ पे है बोलो, कॉर्नर पे है, and B atoms at the face center। In a solid AB, A atoms in a solid AB in which A atoms at the corner and B atoms at the face center। इसके बाद फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। जो सॉलिड का रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या होगा वो निकालना है अपने को, है ना। सॉल्यूशन देखो फटाफट। क्वेश्चन क्या है कि इन ए सॉलिड ए बी इन व्हिच ए एटम्स एट द कॉर्नर एंड बी एटम्स एट द फेस सेंटर, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। तो सॉलिड का फॉर्मूला निकालना है। उस सॉलिड के अंदर 2 तरीके का पार्टिकल है, सॉलिड के अंदर 2 तरीके का पार्टिकल है। एक तरीके का पार्टिकल कौन है, एक ए पार्टिकल होगा, दूसरा वाला पार्टिकल कैसा है, बी पार्टिकल है। मतलब 2 अलग अलग नेचर वाला पार्टिकल है, जिसमें ए कॉर्नर वाला पार्टिकल है और बी कहाँ पे रखा हुआ है, फेस के सेंटर वाला। तो ए कॉर्नर में आ गया, बी फेस के सेंटर में आ गया। तो देखो फटाफट, ये लिख दिया ए, ये लिख दिया है। जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिले तो फटाफट कॉपी में क्या लिखना है, ए एंड बी। अगर यहाँ पे ए बी लिखा होगा तो फटाफट कॉपी में लिख देना ए बी, अगर पी क्यू लिखा हुआ है तो पी क्यू लिख देना, अगर एक्स वाई लिखा होगा तो एक्स वाई लिख देना। फटाफट क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका बता रहा हूँ
जब भी क्वेश्चन में ए बी टाइप का सॉलिड के बारे में बोल रहा है, एक्स वाई पी क्यू कोई भी डिफरेंट लेटर्स को यूज करके एक सॉलिड का डायमेंशंस बता रहा है, सॉलिड का तो उसके अंदर पैरामीटर्स के बारे में अगर बताएगा तो फटाफट तुमको क्या करना है, उसी पैरामीटर्स को फटाफट कॉपी में लिख देना है। तो इन ए सॉलिड ए बी, तो फटाफट लिख दिया ए बी, इन व्हिच ए एटम्स एट द कॉर्नर। क्वेश्चन में बोला है कि ए एटम्स कहाँ पे है, कॉर्नर पे है। तो अगर ए कॉर्नर पे होगा तो कॉर्नर के वजह से शेयरिंग तुम लोगों को पता है लास्ट डे, अगर कॉर्नर में कोई एटम होगा, अगर कॉर्नर में कोई एटम होगा, ध्यान से सोचो, अगर कॉर्नर में एटम होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, अरे बोलो 1/8 होगा। अच्छा, बहुत अच्छा। तो 1/8 के साथ किसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 8 कॉर्नर है तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 हो गया। बी क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी एटम्स एट द फेस सेंटर, बी कहां पे है, फेस के सेंटर में। तो अगर एक फेस के सेंटर में होगा तो हाफ मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 6 करेंगे, है ना, क्योंकि 6 फेस होता है और 6 फेस की वजह से 6 लिखना पड़ेगा और एक का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ। तो 8 और 8 हो गया छमछम, 2 6 हो गया छमछम, तो क्या बचा मुझे, ए एंड बी 3, ए बी 3। इस क्वेश्चन का जो बोला है फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, क्या निकल के आया, ए बी। हमेशा एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, जो भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्मूला होना चाहिए। सिंपलेस्ट होने का मतलब कि अगर कभी ऐसा मिलता है तुमको, ऐसा इक्वेशन यूज करने के बाद अगर तुमको मिलता है ए बी 6, अगर ऐसा मिलता है, अगर तुमको ऐसा मिलता है ए बी 6, तो ये आंसर अगर तुम लोग लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तुमको सिंपल रेशियो निकालना है, तो सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या होगा, देखो इसका सिंपल रेशियो क्या निकल जाएगा, AB3 निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। अच्छा, कभी अगर तुमको ऐसा मिलता है, एक और चीज देखो, अगर ऐसा मिलता है मान लो 4/3B, अगर ऐसा रखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, ऐसा रखेंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो उसके इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको इधर डाल देना पड़ेगा। तो A4B3 हमेशा क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं डाल सकते और सिंपलेस्ट रेशियो में आना चाहिए। फ्रैक्शन में नहीं डालना है और सिंपलेस्ट रेशियो में लाना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन में तैयारी करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पता करते हैं अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, फटाफट कॉपी में लिखो क्वेश्चन, इन ए सॉलिड ए बी, इन ए सॉलिड ए बी, ठीक है, इन विच, इन ए सॉलिड ए बी इन विच ए एटम्स in a solid AB in which A atoms at the face center, A कहां पे है, फेस के सेंटर पे है, एंड B atoms at the body center, ठीक है। फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का फॉर्मूला निकालना है। तो फटाफट बच्चों, मैंने बोला था जब भी क्वेश्चन तुमको मिल जाए ऐसा, फटाफट क्या कर देना है, ए बी टाइप का सॉलिड होगा तो फटाफट कॉपी में लिख देना है ए बी। तो लिख दो, फटाफट लिख दिया मैंने भी, तुमने लिख दो। तो ए और बी लिख दिया। फिर इन व्हिच ए एटम्स एट द फेस सेंटर बोला है, तो ए एटम्स अगर फेस सेंटर पे होगा, अगर ए फेस सेंटर में होगा तो फेस सेंटर की वजह से शेयरिंग कितना होता है, बोलो हाफ मल्टीप्लाई 6। कितना होता है, हाफ मल्टीप्लाई 6। हाफ क्यू एक फेस के सेंटर में, तो उसके लिए शेयरिंग हाफ होता है, 6 फेस होगा। टोटल एक क्यूब के अंदर 6 फेस होता है, एक यूनिट सेल के अंदर 6 फेस होगा। तो 6 फेस की वजह से कितना मिल गया, बोलो 6 मिल गया। बी कहाँ पे, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड बोल रहा है, और बी कहाँ पे बोला, बी बोला बॉडी के सेंटर पे। बी कहाँ पे बोला, बॉडी के सेंटर पे। एटम्स एट द बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर के बारे में अगर बोलता है तो बॉडी सेंटर मतलब उस यूनिट सेल के अंदर होगा, वो किसी और यूनिट सेल में नहीं जा पा रहा है। तो उसके वजह से शेयरिंग कितना मिलेगा, मुझे डायरेक्टली मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। 2 6 छमछम हो गया, 3 मिल गया। तो आंसर क्या निकल गया, A3B। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना मिला, बोलो यार, A3B। समझ में आ रहा है। 2 6 छमछम, 3 और B डायरेक्टली 1, क्योंकि बॉडी सेंटर। तो क्या आंसर आया, A3B। नेक्स्ट क्वेश्चन का पता करते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, लिखो फटाफट, इन ए सॉलिड XY, अभी XY लेंगे, अभी A भी लिया था, अभी XY लेंगे। इन ए सॉलिड XY, in a solid XY in which X atoms occupy, in which X atoms at the tetrahedral void, X atoms at the tetrahedral void, ठीक है, X atoms at the tetrahedral void and Y atoms
tetrahedral word and y atoms at the CCP arrangement. Y atoms at the CCP arrangement. Y atoms कहाँ पे है? CCP arrangement में है. Find out the formula of the solid. Find out the formula of the solid. तो अब solid का निकालना है फॉर्मूला. यहाँ पे क्या बोला है? अभी चेंज करके क्या डाला मैंने? XY डाला. पहले क्या था? AB था. इसमें नया चेंजेस क्या मिला? इन ए solid XY in which X atoms at the tetrahedral void. नया क्या मिला? X कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड में है. एंड y एटम्स कहाँ पे है? एट द CCP अरेंजमेंट. तो y कहाँ मिल गया मुझे? CCP में मिल गया. तो दो वर्ड नया मिल गया, एक CCP का और टेट्राहेड्रल वॉइड का. तो जब भी क्वेश्चन तुमको ऐसा मिले तो फटाफट क्या करना है? जिस टाइप का भी सॉलिड होगा उसको फटाफट कॉपी में लिख देना है. तो XY टाइप का है तो डाल दो X और फिर डालेंगे Y. इन which X atoms at the tetrahedral void. तो X कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल पे है. तो मतलब टेट्राहेड्रल कितना होगा उस टाइप का यूनिट सेल में ये पता करना पड़ेगा. उसके लिए मेरा सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है कि Y atoms at the CCP. तो अगर CCP अरेंजमेंट के बारे में बोल रहा है तो उससे ये समझ में आता है कि CCP is nothing but the FCC only. और उसमें Z का वैल्यू कितना आता है बोलो? अरे बोलो यार कितना आता है? 4 आता है. तो y के नीचे डायरेक्टली पुट करेंगे ना 4, क्योंकि CCP अरेंजमेंट में कितना है? CCP अरेंजमेंट में y के नीचे क्या डालेंगे? 4 डाल दिया. और x कहाँ पे है? टेट्राहेड्रल वॉइड. तो अगर z का वैल्यू 4 होगा तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड डबल ऑफ z होता है. तो 4 होने से टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 8. तो क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है? नहीं है. तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर नहीं है तो सिंपलेस्ट रेशियो का क्या बनेगा बोलो? सिंपलेस्ट रेशियो का क्या बनेगा? x टू y. सिंपल रेशियो क्या बनेगा? x टू y. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? x टू y. समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पता करते हैं अभी. ठीक है, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन ए सॉलिड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो. इन ए सॉलिड PQ. अभी चेंज करके इस पे क्या डाल दिया? PQ. इन ए सॉलिड PQ इन which Q atoms occupy, in which Q atoms ऐसा लिख देते. in a solid AB, in a solid PQ in which Q atoms at the two-third of tetrahedral void. Q atoms क्या है? 2/3 of tetrahedral void. and P atoms are in HCP अरेंजमेंट. P एटम्स कहां पे है बोलो? HCP अरेंजमेंट में है. HCP अरेंजमेंट में है. ठीक है, तो फिर फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड. एक सॉलिड का मुझे फॉर्मूला निकालना है. तो सॉल्यूशन कैसे होगा बोलो यार? PQ बोल दिया. इन ए सॉलिड PQ in which Q atoms at the 2/3 of the tetrahedral void and P atoms are in the HCP arrangement. Find the formula of the solid. तो क्या बोल दिया? PQ के बारे में बोल रहा है तो कॉपी में फटाफट क्या लिख देंगे? PQ लिख दिया. PQ in which Q atoms at the 2/3 of tetrahedral voids. तो Q atoms कहाँ पे है? 2/3 of tetrahedral void है. tetrahedral void में जितना भी हो रहा है उसका 2/3 है. उसका कितना? 2/3 पार्ट में है Q atoms. मतलब 2/3 पार्ट में अगर Q atoms होगा तो 1/3 पार्ट तो खाली है, उसमें तो Q atoms नहीं है. समझ में आया? अच्छा. ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड P एटम्स आर इन द HCP. P एटम्स किसमें होगा? HCP में. P कहाँ पे है बोलो यार? HCP में है. तो P HCP है तो इससे समझ में आ गया कि अगर HCP के बारे में बोल रहा है तो Z का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है. तो डायरेक्टली मैं लिख दूंगा ना यहाँ पे 4. समझ में आ रहा है? P कितना हो गया? 4 हो गया. और अगर P 4 होता है तो उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल कितना निकल सकता है? 8, क्योंकि डबल होगा Z का. डबल होगा Z का. तो Q हो जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा 8. लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि इन व्हिच Q एटम्स एट द 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड. 2/3 के बारे में बोला है. सो 2/3 मल्टीप्लाई 8 होगा. 8 से क्यों मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि अगर Z का वैल्यू 4 तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आएगा? 8 होगा. लेकिन मुझे तो टोटल नहीं चाहिए, मुझे तो 2/3 पार्ट चाहिए. तो 2/3 बाई मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो क्या सिंपलेस्ट रेशियो निकल सकता है? देखो यार यहाँ पे क्या मिल गया? P4 Q 2 मल्टीप्लाई 8 कितना आ गया? 16/3. फिर मैंने बोला फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कितना मिल गया? P12 Q 16. क्या ये सिंपल रेशियो है? अरे बोलो क्या ये सिंपल रेशियो है? नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल रेशियो नहीं है. तो इसको सिंपल रेशियो में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 12 है, 16 है तो कितना मिला? 3.
और यहाँ पे कितना मिल गया 4, तो अपना आंसर कितना हो गया P3Q, कितना हो गया P3Q4, P3Q4। समझ में आ रहा है? 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा, सिंपल में 3 आएगा, 4 से इसको करेंगे तब भी 4 आ रहा है, तो P3Q4। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पता करते हैं, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है तुम्हारा क्वेश्चंस क्लियर हो रहा है, इसको कैसे यूज करके क्वेश्चंस करना है पता चल गया, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए solid xy, in a solid xy in which x atoms at the alternated faces, x atoms at the alternated faces, x atoms कहां पे है, alternate faces पे है, and y atoms at the body center, y कहां पे है, बॉडी के सेंटर पे है, y atoms at the body center, find the formula of the solid। तो solid का क्या पता करना है, फॉर्मूला पता करना है। लेकिन इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं ये बोलूंगा कि तुम लोग इस वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करो, फिर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों, इसको करो। नेक्स्ट देखो, इन ए सॉलिड XY इन व्हिच x एटम्स एट द अल्टरनेट फेसेस के बारे में बोल रहा है, एंड y एटम्स एट द बॉडी सेंटर, फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड। सही है, पोज करके करने का कोशिश करो, ठीक है। जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ इधर देखो। अगर तुम लोग ऐसा आंसर आ रहा है, जितने लोगों का ये आंसर आ रहा है कि इन ए सॉलिड XY, फटाफट लिख दिया XY इन व्हिच x एटम्स एट द अल्टरनेट फेसेस, तो अगर तुम लोगों ने ऐसा किया हाफ मल्टीप्लाई 6 और y एटम्स एट द बॉडी सेंटर के बारे में तुम लोगों ने 1 डाल दिया, तो तुम्हारा आंसर निकल के क्या आ रहा है 2 3 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो छमछम होगा, तो यहाँ पे x3y आ रहा है, ये आ रहा है। जितने लोगों का ये वाला आंसर आ रहा है उन सब का ये वाला गलत है, जितने लोगों का x3y आ रहा है उन सब का ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब देखो, सोचने वाला बात हो गया यार। तब तो तुम लोग बोलोगे कि सर अपने तो इतना सब सिखा दिया, अब फिर से क्वेश्चन गलत हो रहा है। सोचने वाला बात है। देखो यहाँ पे क्या होगा, इन ए सॉलिड XY इन व्हिच x एटम्स एट द अल्टरनेट फेसेस, x कहां पे है, अल्टरनेट फेसेस पे है, सारे फेस में नहीं है, और तुमने क्या कर दिया, सारे फेस को कंसीडर कर दिया। लेकिन तुम्हारे पास क्वेश्चन ने बोला है x कहां पे है, बस अल्टरनेट फेसेस पे है। तो देखो इसको कैसे करना है, x लिखना है, y लिखना है ना। इन व्हिच x एटम्स एट द अल्टरनेट फेसेस, अल्टरनेट का मतलब अगर ये एक फेस होता है, अगर यहां पे एक स्पेयर होगा तो दूसरा वाला स्पेयर इस वाले फेस पे नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव फेस हो गया। लेकिन मुझे तो रखना कहां पे है, अल्टरनेट फेसेस पे रखना है, तो ये वाला फेस में हम लोग नहीं रख सकते। क्या हम लोग इस फेस में रख सकते, इस फेस में भी नहीं रख सकते, क्योंकि इसके में अगर रखेंगे एक स्पेयर तो इस फेस में अगर रखते तो कंसेक्यूटिव हो जाएगा, तो इसमें भी हम लोग नहीं रख सकते। क्या ऊपर रख सकते, नहीं, ऊपर भी नहीं हो सकता कंसेक्यूटिव, नीचे, अरे नीचे भी नहीं हो सकता, वो भी कंसेक्यूटिव। तो मतलब अगर इस फेस में एक स्पेयर होगा तो इस फेस का अल्टरनेट फेस होगा अपोजिट वाला फेस। समझ में आ रहा है, इस फेस का अपोजिट कौन सा होगा, वो वाला होगा। तो इस फेस का अपोजिट वाला फेस वो वाला होता है, तो अल्टरनेट फेसेस के बारे में अगर बात करेंगे तो इस फेस का अपोजिट वो वाला होगा। तो मतलब यहाँ पे अगर एक स्पेयर रखूंगा तो मैं उस फेस में एक और स्पेयर रख सकता हूँ। क्या मैं और दूसरा कोई जगह पे रख सकता हूँ स्पेयर, दूसरा कोई फेस के सेंटर में रख सकता हूँ, बोलो, नहीं रख सकता, क्योंकि कंसेक्यूटिव 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 सारा फेस कंसेक्यूटिव हो जाएगा, इसका अल्टरनेट फेस बस तो एक ही है। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर एटम्स कितना आ रहा है यहाँ पे, फेस सेंटर में कितना रख सकते हैं, मैं टोटल 2 रख सकता हूँ, कि अगर अल्टरनेट के बारे में बोलेगा तो 2 ही रख सकते हैं, ठीक है। तो x के जगह पे कितना आएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि एक फेस का शेयरिंग हाफ होगा। टोटल कितना रखा, 2 रखा, यहाँ पे एक, उस पे एक, तो हाफ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। समझ में आ रहा है, हाफ मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, है ना। और y कहां पे बोला, बॉडी सेंटर में, y कहां पे बोला, बॉडी सेंटर में। तो अगर y बॉडी सेंटर में होगा तो इसके लिए तो शेयरिंग तो 1 होता है, ये तो पता है तुम लोग को। 2 2 छमछम हो गया, तो आंसर इससे क्या निकल गया, आंसर इससे निकला है XY, आंसर क्या निकला है
XY। तो जिन लोगों का ये आंसर आया उनका गलत है, और जिनका ये आ गया उनका बिल्कुल सही है। जिनका ये वाला आ गया उनके लिए 3 बार क्लैप देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सोच के करना था, क्योंकि अभी तुम लोग में 12 में नया नया आया हुआ है, तो इसके लिए तुमको ये दिमाग लगा के करना था, सोच के करना था। जिन लोगों ने सोचा बहुत अच्छा, जिन लोगों ने नहीं सोचा उनके लिए बहुत अच्छा। अभी सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे एक और क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन लिख दो फटाफट कॉपी में, इन ए सॉलिड PQ, फटाफट लिख दो, इन ए सॉलिड PQ, इन ए सॉलिड PQ, इन व्हिच, इन ए सॉलिड PQ, in which P atoms at the body diagonal, P atoms at the body diagonal, P atoms at the each body diagonal, in a solid PQ in which P atoms at the each body diagonal, ठीक है, and Q atoms at the corner, Q atoms at the corner and Q atoms at the corner, Q atoms at the corner and also in face center। क्वेश्चन में क्या बोला देखो, इन ए सॉलिड PQ इन व्हिच P atoms at the each body diagonal and Q atoms at the corner and also in face center। face center में भी कौन है, Q है। फिर फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, सॉलिड का क्या निकालना पड़ेगा, फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है यार। अच्छा तो सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। जब भी मिला मुझे क्वेश्चन फटाफट देखा PQ, फिर कॉपी में चिपका दिया P and Q, फटाफट चिपका दिया P and Q। तो इन ए सॉलिड PQ इन व्हिच P atoms at the each body diagonal, P atoms क्या बोला, each body diagonal। फटाफट वीडियो पोस्ट करो और वीडियो पोस्ट करके उसको क्वेश्चन करने का कोशिश करो। जिन लोगों का होगा उनके लिए पहले से कांग्रेचुलेशन है ना, जल्दी जल्दी करो। इन ए सॉलिड PQ इन व्हिच P atoms at the each body diagonal, P atoms कहाँ पे है, बॉडी डायगोनल पे। पोस्ट करके वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन करना स्टार्ट, ठीक है। फिर मैं सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। इन ए सॉलिड PQ इन व्हिच P atoms at the each body diagonal, P कहाँ पे बोला, बॉडी डायगोनल पे बोला, लेकिन साथ साथ बोला है each बॉडी डायगोनल। तो सोचना पड़ेगा ना यार कि P बॉडी डायगोनल में तो बोला है, लेकिन बॉडी डायगोनल कितना होता है, पहले तो बॉडी डायगोनल पता करना पड़ेगा। बॉडी डायगोनल जब अपने को पता चलेगा फिर मैं डिसाइड कर सकता हूं ना कि उसमें कितना रखना है ना। तो बॉडी डायगोनल बोला है, फेस डायगोनल के बारे में नहीं बोला है। फेस डायगोनल का मतलब इस फेस का कॉर्नर टू कॉर्नर एक लाइन खींचेंगे तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, फेस डायगोनल। लेकिन मुझे तो पता करना है बॉडी डायगोनल, मतलब बॉडी के बीच में निकलना चाहिए। तो जिस रूम में बैठा हुआ है वो स्क्वायर रूम है, क्यूबिक रूम है। तो सोचो टॉप कॉर्नर से लेके बीच में होके डाउन कॉर्नर तक, मतलब इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक, इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक एक बॉडी डायगोनल मिला, समझ में आ रहा है। नीचे वाला कॉर्नर से एक ऊपर वाला कॉर्नर, इस कॉर्नर से उस ऊपर वाला कॉर्नर में एक और बॉडी डायगोनल मिलेगा, बॉडी के बीच से निकल रहा है, कॉर्नर टू कॉर्नर, फेस के बीच में नहीं, बॉडी के बीच में। एक कॉर्नर से वो कॉर्नर, एक बॉडी डायगोनल मिला, नीचे कॉर्नर से एक ऊपर वाला कॉर्नर, एक दूसरा बॉडी डायगोनल मिल गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे भी तो मिल सकता है ना यार, इस कॉर्नर से लेके नीचे वाला कॉर्नर एक और बॉडी डायगोनल मिल गया, और इस नीचे वाले कॉर्नर से एक ऊपर वाले कॉर्नर, तो एक और बॉडी डायगोनल मिल गया। तो टोटल मेरा बॉडी डायगोनल कितना हो गया, 1 बॉडी डायगोनल, 2, फिर 3, फिर 4, तो 4 बॉडी डायगोनल हुआ। कितना हुआ, 4 बॉडी डायगोनल। क्वेश्चन में बोला है कि इन ए सॉलिड PQ इन व्हिच P atoms at the each body diagonal, P atoms कहाँ पे है, each body diagonal पे है, एक बॉडी डायगोनल पे नहीं है, सारा बॉडी डायगोनल पे है। तो कितना बॉडी डायगोनल मिला, 4। कितना बॉडी डायगोनल मिला, 4। उन चारों में मैंने कितना स्पेयर रखा, 4। क्या वो दूसरे रूम में जाएंगे, नहीं जाएंगे। क्या वो दूसरे रूम में जाएंगे, बोलो, नहीं जाएंगे। तो कितना मिल गया यहाँ पे मुझे P की वजह से, 4 मिल गया, क्योंकि 4 बॉडी डायगोनल है, 4 स्पेयर रखा। किसी दूसरे रूम में नहीं जा पा रहा है, किसी दूसरे मिसल में नहीं जा पा रहा है, तो शेयरिंग कभी दूसरे रूम में नहीं हो पाएगा। तो एक का शेयरिंग 1, 4 का शेयरिंग 4 मिल गया, ठीक है। फिर बोला कि Q एटम्स एट द कॉर्नर, Q कहाँ पे है, कॉर्नर पे। तो कॉर्नर की वजह से 1/8 × 8 कर दिया, है ना।
एंड ऑल्सो इन फेस सेंटर, वो फेस के सेंटर में भी है, वो फेस के सेंटर में भी है, कॉर्नर में भी है, साथ साथ फेस के सेंटर में है। कॉर्नर के लिए शेयरिंग 1/8 मल्टीप्लाई 8 प्लस फेस के सेंटर में अगर होगा तो यहाँ पे एक स्पेयर होगा, उधर एक स्पेयर, ऊपर नीचे साइड में उधर, समझ में आ रहा है। तो फेस के लिए शेयरिंग कितना होता है, हाफ, टोटल फेस कितना, 6। आ गया समझ में, बीच में प्लस क्यू आया क्योंकि क्यू कॉर्नर में भी है फेस में भी है, तो 1/8 मल्टीप्लाई 8 हाफ मल्टीप्लाई 6, तो 8 8 छम छम 2 6 छम छम, कितना मिल गया बोलो यार, P4। यहां से क्या निकलता है, यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 3, तो इधर भी 4 आया। क्या ये सिंपलेस्ट रेशियो है, ये सिंपलेस्ट रेशियो बिल्कुल नहीं है, तो आंसर कितना हो गया, PQ। आंसर कितना आ गया, PQ। समझ में आ रहा है बच्चों। तो सॉलिड के रिलेटेड हम लोगों को जितना 12 में चाहिए था उतना हम लोगों ने अभी के लिए फिलहाल के डिस्कस किया। अभी तुम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जितना भी सॉलिड रिलेटेड क्वेश्चंस मिलता है वो सारा करना है। एग्जाम्पल 1.1 1.2 जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है एनसीईआरटी में सॉलिड से चैप्टर में, उसको भी सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है, उनको सॉल्व करो, पता करो, कुछ डाउट होता है फोन करके पूछो, नहीं तो कमेंट डालो वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। अच्छे से करो क्वेश्चन, होमवर्क करना। चलो ठीक है।